स्वागत है आप सभी का इस पार्ट 2 में। मैं ये आपके लिए एक और पार्ट लेके आ चुका हूँ। एसएससी सीजीएल 29 मार्च शिफ्ट 2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आया हूँ। एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं इस वीडियो में और ये अब दूसरा पार्ट है। इसमें हम बचे हुए 10-11 क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस आप खुद से तो कर सकते हैं। अगर आप निकालेंगे वेबसाइट पे तो आप भी निकाल लेंगे, वो तो कॉमन है, गूगल है ही हम सभी के पास। लेकिन सॉल्यूशन और एक मैं अप्रोच दूंगा और मैं चाहूँगा इस अप्रोच से ज़्यादा सीखें। आप खुद से चाहें तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप जब आप किसी और का अप्रोच देखते हैं तो उससे आपको कई का बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये इंसान इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है एग्जाम सिनेरियो में। तो अब शुरू करते हैं। ये मैं आपको आज भी आपके 10-11 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक्चुअल क्वेश्चंस है जो उस दिन, ये जो डेट लिखी है 9 मार्च, उस दिन जो क्वेश्चंस आए थे वही क्वेश्चंस हैं, मैंने वहीं से लिए हैं और मैं अपना अप्रोच शेयर करूंगा। और आपको अगर पसंद आए अप्रोच, अगर आपको लगे इंसान का टाइम बचता या फिर आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आगे भी ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। मैं और अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं नमन हूँ और मैं आपको क्वांट और रीजनिंग का फैकल्टी हूँ। और इसी तरह हम क्वांट और रीजनिंग के डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस से क्वेश्चंस और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ताकि आप क्वांट और रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस होती जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, और अगर क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो फिर आप मेरा अप्रोच देखेंगे, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप चाहे तो फिर ही मैं कहूँगा कि आप ज़रूर देखें कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि अगर आपको लगे मेरा अप्रोच आपके अप्रोच से बेटर था, तो इसी अप्रोच को फिर आप सीखें और इसी अप्रोच से फिर क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में भी करें। आपका मकसद है सीखना और कुछ लर्निंग लेके जाना इस वीडियो से। चलिए फिर अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। सर्कल दिया हुआ है और एक सेकेंड। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है। दो कॉर्ड्स है इसमें, पी क्यू और टी एस, जो कि प्रोड्यूस होने पे मिल रही हैं आर पे। ये पॉइंट आ रहे हैं, जब ये दो कॉर्ड्स पी क्यू और टी एस प्रोड्यूस हुई तो ये आर पे मिल रही हैं। आर क्यू दिया हुआ है हमें 14.4, पी क्यू दिया हुआ है 11.2 और एस आर दिया हुआ है 12.8। और हमें टी एस की लेंथ निकालनी है, टी एस की। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। ये जब ऐसे बाहर से अंदर आ रहे होते हैं, इसे पी ए, इसे मेरे ख्याल सेकंड कहते हैं। जब भी इस तरह का फिगर आपको दिया हुआ हो तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर से एक पॉइंट होता है पी, या फिर कोई और नाम भी हो सकता है पॉइंट का, इससे दो लाइनें जारी होती हैं, ये दो जा रही हैं। तो इसको जब ऐसा हो रहा हो तो पी ए इंटू पी बी, ये इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी के। ये बीच में मल्टीप्लाई इन दोनों के, तो ये यानी कि पी ए इंटू ये पूरा पी बी इक्वल होता है पी सी इंटू ये पूरा पी डी। ये ऐसे होता है। तो फिर ये एक प्रॉपर्टी है और वही एक प्रॉपर्टी ये वाली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अब इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो हमें मिल जाएगा 12.8 इंटू आर टी इज इक्वल टू 14.4 इंटू 14.4 ये, और फिर ये पूरी लेंगे हम, पी आर पूरी लेंगे। तो 14.4 प्लस 11.2 यानी कि 25.6। और तो यहाँ से हमें आर टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब 256 का ये पॉइंट हटाया, इससे मैंने पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया था इसमें।
ठीक है, और 256/10 ये 1 से 2 बार कटेगा और ये आएगा हमारा 14.4 और ये 28.8। बेसिक मैथ्स कर रहा हूँ मैं, 28.8 आ जाएगा। तो अब ये आपका आर टी की वैल्यू आ गई, आर टी आ गया आपका 28.8। आर टी आपका क्या है, आर एस प्लस आर टी आपका ये पूरा आर एस प्लस टी एस से मिलके बना है। और आर एस की वैल्यू 12.8 दी हुई है, समझ ही गए होंगे। अब आप टी एस की वैल्यू आने वाली है, टी एस आ जाएगा यहाँ से 16, ये रहा। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन में था ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ये वाली, ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कराएंगे। ये पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। एक सर्टेन सम है जो कि 2,80,900 बन जाता है 2 साल में 6% पर एनम की रेट पर, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, सम बताना है कितना असल में अमाउंट उधार दिया था 2 साल शुरुआत होने पर, कितना अमाउंट उधार दिया था। तो ऐसा जब ये क्वेश्चन हो ना 6%, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/50। तो पहले साल में क्या हुआ, आपका अमाउंट 50 से 53 हो गया, 6% इंटरेस्ट लग रहा है ना, 50 से 53 हो गया, 50 था और उससे 50 + 3 यानी 53 हो गया। सेकेंड ईयर भी 6% पे लग रहा है, तो सेकेंड ईयर भी 50 पे 53 हो जाएगा। तो अगर यानी कि हमारा टोटल ये सम कितना होगा, ये इधर प्रिंसिपल आएगा और इधर आपका अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा वो आएगा। प्रिंसिपल आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 50 2500। तो अमाउंट यहाँ पे 53 × 53 यानी 53 × 53, जो कि हो जाएगा आपका 2809। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 50 × 50 करने में 2500। इसे मैं पार्ट मेथड कहता हूँ। इसमें ऐसे, इस मेथड में आप हम पहले फर्स्ट ईयर में देखते हैं कि कितना प्रिंसिपल कितना हो गया, और सेकंड ईयर में प्रिंसिपल जो था कितना हो गया। फिर इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इतना हो जाता है। और 28, अब ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स आपका 2809 आ गया, पर अमाउंट आपका 2 साल बाद तो 2,80,900 दिया हुआ है, यानी कि ये है बराबर, ये जो रेशियो है 2809 रेशियो है, ये बराबर है 2809,000 के। तो एक रेशियो कितने बराबर हो जाएगी, एक रेशियो हो जाएगी आपकी 1000 के बराबर। भाई जब 2809 बराबर आपका 2809,000 आ रहा है, तो एक रेशियो आपका बराबर 1000 आ जाएगा, ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, तो इसलिए एक रेशियो आपका 1000 के बराबर आ गया। तो जब एक रेशियो 1000 के बराबर है तो प्रिंसिपल यानी 2500 रेशियो, प्रिंसिपल यानी ये प्रिंसिपल ही तो था 2500, ये हमारा प्रिंसिपल था, यानी सम जो हमें चाहिए ना प्रिंसिपल, वही था 2500। जब 2500 रेशियो कितना होगा, जब एक रेशियो 1000 आ गया है तो 2500 रेशियो 2500 और ये 3 यानी 25 लाख हो गया। कहीं एक जीरो हमने क्या एक्स्ट्रा लगा दिया, हाँ इधर लगा दिया एक जीरो एक्स्ट्रा, ये 100 हो जाएगा, तो 2,50,000 ये आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये पार्ट मेथड है, आपको देखना है फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद अमाउंट वो कितना अमाउंट बन जाएगा, और सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल जो है कितना हो जाएगा। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 2500 से, 2500 आपका प्रिंसिपल था टोटल, और ये 2 साल बाद आपका अमाउंट कितना है 2809। 2 साल बाद जो अमाउंट है 2809 वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2809 320 यानी 2,80,900। तो जब ये इसके बराबर है तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 100 के, एक रेशियो बराबर 100 है, हमें चाहिए प्रिंसिपल यानी कि 2500 रेशियो, 2500 रेशियो हो जाएगा 2500 × 100 यानी कि 2,50,000, 2,50,000 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा लगा मेथड तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी और सी इंडिविजुअली टास्क को ख़त्म कर सकते हैं 24, 16, 32 दिन में। अगर ए और सी स्टार्ट कर रहे हैं वर्क को और फिर 6 दिन बाद 6 दिन काम करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, तो फिर कितना टाइम लगेगा बी को
बचा हुआ काम करने में। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं तीनों वर्कर्स की। ए को कितने लग रहे हैं 24 दिन, बी को लग रहे हैं 16 दिन, सी को लग रहे हैं 32 दिन। अब एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अगर हमने पढ़ा है चैप्टर तो हम एलसीएम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें टोटल वर्क जो होता है वो एलसीएम होता है जितने दिन दिए होते हैं उन्होंने उसका, यानी टोटल वर्क जो होगा ये TW टोटल वर्क है हमारा, 24, 16 और 32 का एलसीएम होगा और ये आपका आ जाएगा 64 यूनिट्स और टोटल वर्क हमारा इतना है। तो अगर अगर ए 24 दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में वो बनाएगा, सॉरी 64 नहीं होगा इसका, लेने को तो आप वो भी ले सकते हैं हम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डेसिमल अवॉइड करें हम, तो मैं प्रॉपर हम एलसीएम निकालते हैं इसका। 248 64 नहीं, 18 96 होगा। तो अगर ए जो है 24 दिन में काम खत्म कर रहा है तो ए अगर 24 दिन में ये काम खत्म करेगा अकेले, यानी 24 दिन में वो 96 यूनिट बनाएगा, तो एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ए 24 दिन में काम खत्म कर रहा है, यानी कि ए 24 दिन में 96 यूनिट्स बनाएगा, 96 यूनिट्स बनाएगा, तो एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा होगा? 96/24 यानी 3 यूनिट्स। उसी तरह बी अगर 16 दिन में 96 यूनिट्स बना रहा है तो एक दिन में 6 यूनिट बनाएगा। सी 32 दिन में 96 यूनिट्स बना रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट्स बनाएगा। तो ये इनका 1 डे का वर्क आ गया। ये 1 डे में ए 3 यूनिट बना रहा है, बी 6 यूनिट्स बना रहा है और सी जो है 3 यूनिट्स बना रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और सी काम को शुरू करते हैं और 6 दिन काम करते हैं, यानी कि ए और सी यानी कि 3 यूनिट बने, एक दिन में 3 और 3 6 यूनिट बनेंगी और ये 6 यूनिट 6 दिन तक बनेंगी। समझ गए ना? ए और सी एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं दोनों, ए और सी दोनों एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं, तो एक दिन में 6 यूनिट बना रहे होंगे। तो फिर एक दिन में जब 6 यूनिट बना रहे होंगे तो 6 दिनों में 6 डेज में 36 यूनिट बन गई होंगी, 36 यूनिट बन गई होंगी ना। तो अब टोटल वर्क कितना था? 96। तो वर्क कितना बच गया? अब जब 6 दिन बाद वर्क बचा है हमारा 60 यूनिट बचा है। और अब ए और सी चले गए हैं, ए और सी ने 6 दिन काम किया, देन उसके बाद दे लेफ्ट। अब बचा हुआ काम करने में बी को कितना समय लगेगा? अब देखिए बी 6 यूनिट बनाता है, बी एक दिन में, एक दिन का है, बी एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है। तो फिर अगर एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है तो 60 यूनिट कितने दिन में बना लेगा? 60/6 यानी कि 10 दिनों में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10 दिन। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन में नहीं है, यानी कोई गलती हुई है क्या हमसे? ये ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट आनी है, क्योंकि अगर 24 दिन में 96 यूनिट बना रहा है तो एक दिन में 4 यूनिट बना रहा होगा। और जब एक दिन में ये 4 कर रहा है और ए और सी 7 यूनिट बनाएंगे एक दिन में, ए और सी फिर एक दिन में 7 यूनिट बनाएंगे, 7 × 6 42 यूनिट बनेंगी, फिर 6 दिन में 42 यूनिट बनेंगी। और अगर 42 बनेंगी तो 6 दिन बाद काम कितना बचेगा? 54। और अगर 54 काम बचा है तो बी अगर बी एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है तो 54 यूनिट्स बनाने में वो 9 दिन लेगा, 54 यूनिट्स में 9 दिन लेगा, 9 होगा आपका आंसर। यहाँ हो गई थी हमसे गलती। ठीक है, आप समझ गए ना? आसान क्वेश्चन था। अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एलसीएम मेथड पढ़ा हुआ है, टोटल वर्क में हम एलसीएम ले लेते हैं, इंडिविजुअल डेज का टोटल वर्क आ जाता है, फिर एफिशिएंसी निकाली है हमने, 1 डे का जो वर्क होता है ना उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन में कहा गया कि ए और सी ने 6 दिन काम किया, तो एक दिन में दोनों ए और सी 7 यूनिट बनाते हैं, 6 दिन में 42 यूनिट बनेगी, काम बचेगा 96 में से 42 का 54, 54 यूनिट्स। बी बना रहा है एक दिन में 6 यूनिट, 54 यूनिट्स बनाएगा 9 दिनों में। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ए स्क्वायर, थोड़ा ढंग से लिख दूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है। हमें वैल्यू ढूंढनी है, इसकी हमें वैल्यू ढूंढनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब चलिए पहले हम आप करें खुद से, जैसे कि मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं आएगा और या फिर आपको लगे मेरा अप्रोच बेटर है तो फिर मेरे अप्रोच का क्वेश्चन एग्जाम सिनेरियो में भी मेरा अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपका अप्रोच बेटर है तो आप फिर उसी को यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है,
तो सबसे अच्छा जो है वैल्यू पुट मेथड है। आप वैल्यू कोई पुट करें इस इक्वेशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर में, ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो ये देखिए ज़रा, पाइथागोरस थ्योरम सा नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आप अगर इधर रखेंगे ना तो वो सेटिस्फाई कर जाएगी। ए को मैं रख लेता हूँ 3, बी को 4 और सी को 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होती है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आता है राइट ट्राइंगल में, उसी को मैंने रख दिया। तो देखिए सेटिस्फाई भी कर रहा है ये। ए को 3 लगेंगे 9, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 और सी का स्क्वायर भी 25, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे आपके ए बी और सी की वैल्यू। अब हमें बस पुट कर देना है इधर। जब आप इधर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर देते हैं। 2 की पावर ए की पावर 6, ए की पावर 6 क्या है, 3 की पावर 6, 729 प्लस बी की पावर 6 यानी कि 4096, 4 की पावर 6 पुट कर रहा हूँ ना, 4096 माइनस सी की पावर 6 यानी कि हो जाएगा 15625 अपॉन थ्राइस ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी यानी कि 20 60 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। मैं अब कैलकुलेशन में नहीं जान चाह रहा हूँ, वो कैलकुलेशन तो आपको आती है, ठीक है। जो मेन जो पार्ट था इस क्वेश्चन का कि आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है वो मैंने आपको बताया। ये जो इक्वेशन है आप देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम वाली बन गई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आप रख देंगे सेटिस्फाई कर जाएगी, कोई सी भी रख दें। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 9 40 41, कोई सी भी रख दें सेटिस्फाई कर जाएगी। वही उसी के हिसाब से फिर आप क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हमें इतने ट्रेवल किया डिस्टेंस 50 किलोमीटर का 9 आवर्स में। फुट यानी पैदल जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर बचा वो डिस्टेंस वो कर रहा है बाईसाइकिल पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बाईसाइकिल पे वो कितना डिस्टेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करें फिर मेरा अप्रोच देखें। हालांकि मुझे लगता है कि आपका अप्रोच भी इस तरह क्वेश्चन में अच्छा ही होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो फिर मैं आपकी सबसे शॉर्ट मेथड बताना चाह रहा हूँ। तो यही मेथड सबसे शॉर्ट रहेगा कि डिस्टेंस आपको पता करना है कितना कवर किया है, और टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने 50 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब आप फुट पे जा रहे होंगे आप 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे होंगे, वो आप गए एक्स आवर्स। जब आप बाईसाइकिल पे जा रहे होंगे 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे होंगे, वो आप जाएंगे 9 माइनस एक्स आवर्स। क्यों 9 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल आपको 9 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर आप फुट पे अगर एक्स किलोमीटर एक्स आवर्स ले रहे हैं तो बाईसाइकिल पे आप 9 माइनस एक्स आवर्स लग रहे होंगे, क्योंकि टोटल आवर्स आपको 9 लगे हैं। बस फिर सॉल्व कर दें इसे, 5x और माइनस 10x यानी माइनस 5x प्लस 90 और ये माइनस 40 आ जाएगा। और अब बस मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बाईसाइकिल पे आप कितना डिस्टेंस कवर किया होगा आपने, बाईसाइकिल पे ये डिस्टेंस कवर किया था आपने, यानी कि 10 इंटू 9 माइनस एक्स। यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 8 रखेंगे, जब x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका। एक बार मैं देख लूँ, टेस्ट स्पीड इंटू टाइम था 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो 10 किलोमीटर ये आप कवर करेंगे बाईसाइकिल पे, ठीक है। बाईसाइकिल पे इतना कवर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा। ये बाईसाइकिल पे आप इतना कवर करेंगे। फुट पे पूछेगा तो 5x कितना होगा, 40 किलोमीटर। यहाँ पे आप 40 किलोमीटर कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 है और इधर आपका, ठीक है 8, सॉरी हाँ 40 और इधर 10। हमसे पूछा था बाईसाइकिल का, तो इधर 10 करोगे, ठीक है, 10 आ जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चार टर्म्स का एवरेज दिया गया आपको। अगर ये चार टर्म्स में मान लूँ
ABCD मान लूँ तो ABCD आपको कहा गया है कि इनका जो एवरेज है वो 30 है, यानी कि A + B + C + D ये कितना है आपका, ये आपका इसका एवरेज 30 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 120। वही आपका जो बेसिक फॉर्मूला लगता है ना एवरेज का, वही लगेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू एवरेज। और इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट टर्म है आपका यानी A, वो है आपका 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, यानी कि ये कहा गया आपको क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, यानी हमें A की वैल्यू ढूंढनी है, A की वैल्यू ढूंढनी है, और ये हमसे कहा गया है। तो B + C + D की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से, 3A। इस इक्वेशन से 3A आ गई ना, और अब इसे हम B + C + D = 3A ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाले में हम पुट कर देंगे। तो A + B + C + D जिसे हम लिख देंगे 3A = 120, A आ जाएगा आपका 30। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो फिर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना चाहिए था उस सिचुएशन में, या अगर आपको एक जनरल डाउट हो कि यार इस क्वेश्चन में हम ये क्यों नहीं किया या ये क्यों किया, तो वही पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें खुद से। जब 2 सब्ट्रैक्ट होता है n नंबर्स में से, तो फिर सम आ रहा है 102 आ रहा है। अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है उन्हीं n नंबर्स में से, तो सम है जो सम जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। तो फिर एवरेज क्या होगा उन n नंबर्स का। अब यहाँ पे देखिए n नंबर्स दिए हुए हैं, तो उन ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले सम निकाल लेना चाहिए उन n नंबर्स का। एवरेज अगर मैं करूँ और अगर इन n नंबर्स का एवरेज x है, ये मैंने x एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इन n नंबर्स में से ये माइनस करने के बाद जो सम कहा गया हमसे, तो हमें n नंबर्स का सम चाहिए होगा, तो हमें सम पता नहीं है, मैंने इसलिए एवरेज जो है x मान लिया है। तो यहाँ से हमें उन n नंबर्स का सम पता चल जाएगा nx। समझ गए ना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमसे सम कहा गया कि सम 102 आ रहा है, तो सम हमें n नंबर्स का भी सम चाहिए होगा फिर ऐसे में। तो n नंबर्स का सम तो मुझे पता नहीं है, मैंने इन n नंबर्स का एवरेज मान लिया x, तो सम आ गया मेरे पास nx। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि जब आप 2 माइनस करोगे इन सभी n नंबर्स में से, यानी कि nx में से इन सभी n नंबर्स में से जब 2 माइनस करोगे, n नंबर n नंबर्स हमारे पास, उन सभी में से हम 2 माइनस कर रहे हैं। टोटल माइनस हम कितना करेंगे, टोटल सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, 2n। समझ गए ना। मान लो हमारे पास 4 नंबर है, चारों में से हम 2 माइनस करें तो 4 × 2 8 माइनस होंगे ना। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास n नंबर्स है, n में हम सभी n नंबर्स में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो हमारा टोटल 2n माइनस होगा, और फिर कितना हमें मिल रहा है 102। उसी तरह अगर हमें n नंबर्स में से 5 माइनस करें, सम मिल रहा है हमें 12। इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। अगर इसे सॉल्व करें तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, प्लस 3n और ये 90, n आएगा 30। हमसे पूछा क्या एवरेज क्या होगा इन n नंबर्स का, तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए होगी। अगर n 30 आ गया है तो यहाँ से अगर इसमें से किसी में भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ n को, n = 30, तो हमें मिल जाएगा 30x माइनस ये 30n n के लिए 30 पुट कर रहा हूँ, 30x माइनस 2n यानी -60 = 102। 162 आएगा। ये हम कैलकुलेशन तो कोई गलती नहीं हो रही ना, n 30 है तो 30x माइनस 60 ठीक है 162/30, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 5 और 1 2 4, x आ जाएगा 5.4। हमसे कहा क्या गया है कि हमें एवरेज बताना है इन n नंबर्स का, यानी कि एवरेज क्या था इन n नंबर्स का, हमने क्या माना था, यही माना था ना दोस्तों, x माना था ना एवरेज n नंबर्स का। x की वैल्यू आ गई हमारी 5.4, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी अगर डाउट अभी भी रहेगा हमें समझाने के बाद तो प्लीज़ कमेंट में पूछ दीजिएगा। कोई डाउट अपने साथ लेके मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके हमें वैल्यू बतानी है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पहले आप भी सॉल्व करें कॉपी पे अपने, और फिर देखें। या जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो एक बात आप अपने दिमाग में रख लो
सबसे जो अच्छी वैल्यू रखनी होती है ना, इधर एंगल की सबसे अच्छी जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होती है। थीटा या फिर इधर तो एंगल ए है, सबसे अच्छी जो वैल्यू रख सकते हैं वो 45 डिग्री। हमेशा 45 डिग्री रख के आगे बढ़ा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 45 डिग्री से आपका काम हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इधर बस हमें कोसेक वैल्यू रखते जाए। आप इधर कोसेक 45 क्या होगा, इधर मैं बस ए की वैल्यू 45 है वो रख दे रहा हूँ, तो कोसेक 45 होगा आपका √2 प्लस कॉट 45, ये 1 हो जाएगा, प्लस 1। ये मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है। फिर से कोसेक 45 ये हो जाएगा √2 माइनस कॉट 45, 1 प्लस 1 माइनस 2 ट्वाइस ऑफ कोसेक 45 √2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। √2 प्लस 2 इंटू √2 माइनस 2 √2, और अब यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 √2 माइनस 2 √2, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो वैल्यू आप रख सकते हो ना 45 डिग्री होता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स आप पाएंगे 45 डिग्री से आपका काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करें फिर मेरा अप्रोच देखना आप। एक ट्रेन है जो कि जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और वो ओवरटेक करती है दूसरी ट्रेन वाई को, जो कि इसकी लेंथ 225 मीटर है, और इस ट्रेन को वो क्रॉस कर रही है 72 सेकंड्स में। अगर ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो फिर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 18 सेकंड्स में। तो हमें बतानी है लेंथ क्या होगी एक्स की और स्पीड क्या होगी वाई की। तो चलिए पहले आप ट्राई करें और उसके बाद देखें मेरा अप्रोच इसमें। एक सेकेंड, अगर आपने ट्राई किया हो चलिए करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन ट्राई जरूर करें, उसकी बाद ही देखेंगे। एक ट्रेन है और वो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था, 72 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है जब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो लेंथ कितनी है, एक्स की लेंथ हमें पता नहीं है तो हम उसे एक्स ले लेते हैं। वाई की लेंथ हमें दी हुई थी 225 मीटर, और स्पीड क्या है, एक्स की है 60 किलोमीटर पर आवर, और वाई की स्पीड हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वाई की स्पीड ऐसे ले लेता हूँ। या आपको ये समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ, ये वही सिंपल फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही वही यूज़ किया है। 72 सेकंड्स हमारा टाइम था, और डिस्टेंस कितना कवर करेंगे दोनों ट्रेन, जब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो यहाँ से दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कवर हो रहा है कि नहीं। तो फिर एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दोनों डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो दोनों की जो लेंथ होगी ना ट्रेन की, उन दोनों को हम इसलिए ऐड करते हैं। तो हमने ट्रेन एक्स की लेंथ मानी एक्स, और वाई की लेंथ हमें दी हुई है 225, वो दोनों ही कवर कर रही होंगी इतना डिस्टेंस यूँ आते वक्त, और दोनों की फिर हम स्पीड ले रहे हैं, और दोनों यूँ आ रही हैं तो दोनों एक दूसरी तरफ बढ़ रही हैं। तो हमें रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में ये सिखाया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरी तरफ बढ़ रहे हों तो उनकी स्पीड को ऐड करते हैं, और जब वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रही हों, जब एक दूसरी तरफ बढ़ नहीं रही हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रही हो, तब उन दोनों की स्पीड को हम माइनस करते हैं। इस वाले केस में अभी दोनों एक दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसलिए हम दोनों की स्पीड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में ये तो बाद वाला केस है, इस वाले केस में तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं। कहा गया है ना कि इफ द ट्रेन हेड अगर जा रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में, हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर ये होता। तो इस वाले केस में तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे हम स्पीड को माइनस करते हैं। यही होता है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी तरफ आ रहे हो, तो अब उनकी स्पीड को ऐड करते हैं। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर उस केस में दोनों की स्पीड को हम माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसको लिख लेते हैं। एक्स प्लस 225, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में अभी इज इक्वल टू 72 इंटू 60 माइनस एक्स वाई।
इससे पहले हम ये सॉल्व करें, हम अभी हम दूसरी क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जारी होती तो ये 18 सेकंड में क्रॉस करती, यानी कि 18 सेकंड में कब क्रॉस करती, यहाँ वही करेंगे टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 225 है वाई की लेंथ, ट्रेन वाई की लेंथ, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो 18 सेकंड में क्रॉस करेंगी। तो स्पीड ऑफ एक्स 60 है, स्पीड ऑफ वाई अपोजिट डायरेक्शन में तो हम ऐड कर रहे हैं इधर स्पीड ऑफ वाई। तो यहाँ से हमें ये देखिए x प्लस 225 की वैल्यू यहाँ से ही मिल गई, 72 इंटू 60 माइनस एक्स वाई, और x प्लस 25 की वैल्यू यहाँ से ही मिल रही है। तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों x प्लस 225 की वैल्यू हैं। तो हम कह सकते हैं कि 72 इंटू 60 माइनस एक्स वाई ये इक्वल होगा 60 प्लस एक्स वाई इंटू 18। ये आप समझ गए ना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ही x प्लस 225 की वैल्यू है। यहाँ से भी x प्लस 225 की वैल्यू क्या आ रही है, 60 प्लस एक्स वाई इंटू 18, वो ये रही, और यहाँ से हमारी x प्लस 225 की वैल्यू आई 72 इंटू 60 माइनस एक्स वाई, इसलिए हम दोनों वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ से इसे आप सॉल्व करोगे जब, तो 18 चौक 72, और ये हो जाएगा 240 माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू 60 प्लस स्पीड ऑफ y। तो स्पीड ऑफ y यहाँ से हमें मिल जाएगी इस इक्वेशन से 180, स्पीड ऑफ y आ गई आपकी 36। लेकिन इधर हमसे एक गलती नहीं अभी नहीं हुई, एक्स वाई अभी तो स्पीड ऑफ y 36 ही आई क्योंकि हमने दोनों को इक्वेट किया तो ये 36 आई है। और उसके बाद हम यहाँ पे अब ये स्पीड ऑफ y हमारी अब ये 36 आ गई ना, इसे आप पुट कर दें किसी वे के क्वेश्चन में, हम इसे इधर पुट कर देते हैं। स्पीड ऑफ y 36 आप पुट करेंगे तो हमें 60 माइनस 36 यानी कि 24। सॉल्व करें इसे, एक सेकेंड, अब यहाँ से हो जाती है हमसे वो गलती, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो स्पीड है ना ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, पर यहाँ 72 ये सेकंड्स में है, ये हमारी मीटर में है ये पूरी लेंथ, और ये हमारा जो है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे पहले हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 60 माइनस स्पीड ऑफ वाई, और अगर इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 5/18। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो नहीं आएगा आपका आ जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 24 टाइम्स। ठीक है, मैं बेसिक बात सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपको पता है ना, ये चीज़ जो मैंने बताई इधर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, यानी यहाँ से यहाँ जाना हो, तो फिर हम 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो इसलिए मैंने 5/18 का मल्टीप्लाई किया था ताकि ये 60 माइनस एक्स वाई जो कि किलोमीटर पर आवर में ना, ये मीटर पर सेकंड में हो सके, क्योंकि जो हमें लेंथ चाहिए ना वो हमें देखिए मीटर में चाहिए, तो इसलिए हमें ज़रूरी है किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदल लें ताकि हमारी लेंथ मीटर में आ सके। अब जो सॉल्व कर रहा था मैं, 3 4 और ये 3 से गया था 24, 96 इंटू 5, 96 इंटू 5 यानी कि 450 और 480, तो फिर x जो आ जाएगा 480 माइनस 225, ये 225 है ना, उधर चला जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, तो 480 माइनस 225, और ये आ जाएगा आपका 255, हाँ 255, तो ये रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। जो इसमें डीआई के भी 2 या 3 क्वेश्चन थे वो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि डीआई क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें एज सच कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती है, आपको केवल कैलकुलेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए।
लेकिन ये जो बाकी के मैथ्स के प्योर मैथ्स से क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे करा दिए हैं इसमें, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरा पेपर कवर किया है उन DI के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है सेट का, और इस SSC CGL 2020 9 मार्च शिफ्ट 2 का ये आखिरी क्वेश्चन। एक व्हील है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 1100 सेंटीमीटर एक राउंड में, तो डायमीटर बताना है उस व्हील का। तो आप देखिए व्हील जो है एक राउंड ले रहा है और इस राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1100 सेंटीमीटर। ये जो उसने एक राउंड लिया होगा, ये एक राउंड उसके पूरी सरकमफ्रेंस बराबर नहीं हो गया, क्योंकि एक राउंड ले रहा है ना ये, यानी कि अपने पूरी सरकमफ्रेंस यानी अपने पूरे घेरे का वो एक चक्कर ले रहा है। तो यानी कि एक तरह से जो 1100 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना हमें, या हमें उस सर्कल के उस व्हील की सरकमफ्रेंस की लेंथ दी हुई है, तो ये 1100 आ जाएगा। तो ये यानी कि सरकमफ्रेंस का पता है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वो हमें दी हुई है 1100। तो इसे बस हमें सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर रहा हूँ मैं, ये इक्वल दिया हुआ है 1100 के। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1100 × 7/44, ये 22 से काट दिया मैंने 2 टाइम्स 50 टाइम्स, और ये एक बार ये 25 बार 25 × 7 175 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में। तो 175 नहीं, कोई गलती हुई हमसे कैलकुलेशन में, सॉरी, हमसे डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा। ये तो हमें रेडियस निकाली है ना यहाँ से। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ 175 हो जाएगा आपका 350। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, हमसे रेडियस नहीं डायमीटर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो डायमीटर आपका 350 होगा। ये था आपका फाइनल क्वेश्चन। अच्छा, एक और है इसके बाद, अरे मैं भूल गया था। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हमसे पूछी है, और उस क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है हमें 330, यानी कि चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। हमसे कहा गया है हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें दी हुई है और जिसकी वॉल्यूम हमें 330 दे रखी है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपको पता है ना, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और हमें बेस एरिया दिया हुआ है 15। अच्छा, क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होता है, अगर हमने क्यूबॉइड यानी अगर आप अपने रूम को भी देखें तो उसका जो बेस होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, इस स्क्वायर की तरह से। यहाँ पे लेंथ होगी, यहाँ ब्रेथ होगी, तो जो बेस का एरिया हो जाएगा ना वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, क्योंकि वो रेक्टेंगल सा होता है। वो जो आपका बेस होता है ना, आपने रूम के बेस को भी देखें तो एक रेक्टेंगल सा बनता है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बेस का, L × B। तो ये जो आपको बेस एरिया दे रखा है ना 15, ये असल में आपको लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर आपको 15 दिया है तो 15 इंटू हाइट 330 है, तो हाइट कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हाइट 22 हो जाएगा, हमसे 22 हाइट ही पूछी गई है 22। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ पसंद आए हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो या जनरल ये इस क्वेश्चन सीरीज को लेकर नहीं कोई जनरल क्वेश्चन हो, जो स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे मेल करके कैसे बता सकते हैं। मैं पर्सनली इस मेल आईडी को हैंडल करता हूँ, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।